नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ, हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपके एग्जाम के लिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है परामस्तिष्क, जिसको कि हम सेरिब्रम के भी नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि परामस्तिष्क यानी कि जो सेरिब्रम होता है वह मनुष्य को सोचने और समझने का काम करता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर प्रयोगशाला में पूछा गया है। तो सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा केवल दिन में होता है। क्योंकि दिन में ही क्यों होता है? तो क्योंकि दिन में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी मौजूदगी में जो पेड़ पौधे होते हैं जल और क्या लेते हैं? तो CO2 को लेते हैं और तब जाके जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन बना पाते हैं। तो इसलिए केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगर आप ट्रिक्स के माध्यम से, जी हाँ, अगर ट्रिक्स के माध्यम से विटामिन को याद करना चाहते हैं आखिर कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि मेरा ही दूसरा चैनल है, उसमें वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैं ट्रिक्स की वीडियो डालता हूँ जो कि आपके पढ़ने में और याद करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा करेगी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो जो कार में बैटरी उपयोग किया जाता है उसमें एक विद्युत अपघटय भी होता है। तो कौन सा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दूं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको रसायनों का राजा कहा जाता है। आखिर ऐसा इसलिए क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका इस्तेमाल बहुत जगह में किया जाता है, जैसे कि धातु का प्रसंस्करण में, इसके अलावा बैटरी में हो गया, इसके अलावा जो हो गया उर्वरक में हो गया। तो इन सभी चीज़ों में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? आखिर कौन सा किरण को उत्सर्जित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल्फा किरण को उत्सर्जित करता है, बीटा किरण को करता है, गामा किरण को करता है। तो ऐसे में उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा धातु है जो कि सबसे भारी है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हास्य गैस क्या है। तो हास्य गैस क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसको दर्द होगा, तो ऐसे में हास्य गैस का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति का जो दर्द है वह थोड़ा सा कम हो जाए, यानी कि कम हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत का नाम पूछा गया है। तो कौन सा यहाँ पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा आंवला। जी हाँ, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में होता है तो क्या हो जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा खून का बहना बंद नहीं होता है।
जी हाँ, अगर किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसका खून लगातार बहते रहता है, वो बंद नहीं होता है। क्योंकि जो हीमोफीलिया रोग होता है उसके कारण जो प्रोटीन बनता है, जिस प्रोटीन के कारण खून का यहाँ पर थक्का जमता है, वह प्रोटीन शरीर में नहीं बन पाता है, जिसके कारण यहाँ पर खून का बहना बंद नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऊँट का गोबर किसका बना होता है। तो ऊँट का गोबर किस चीज़ का बना होता है, तो वह वस्य से बना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर पाई जाती है, तो वह जबड़े में पाई जाती है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोगी होती है। तो लार किसको पचाने में सहयोग करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च को पचाने में यहाँ पर मदद करती है। और आपको बता दूं कि स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन जो यहाँ पर नाम स्टार्च होता है वो यहाँ पर सटीक बैठता है, इसलिए ऑप्शन ए पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं टिक कीजिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो वह किडनी में होता है। किडनी दिया रहेगा या फिर वृक्क दिया रहेगा, तो सब एक ही नाम है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रेशम उद्योग को कहते हैं। तो रेशम उत्पादन जहाँ पर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। और आपको बता दूं कि आखिर कौन सा कल्चर यानी किसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, या फिर किस चीज़ का उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं, इसका भी अगर ट्रिक्स देखना चाहते हैं, अगर इसका भी ट्रिक्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे दूसरे चैनल में विजिट करते हैं तो वहाँ मैं सिर्फ ट्रिक्स वाली वीडियो डालता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने और याद करने में आसानी हो सके। तो वहाँ पर जाके दूसरे चैनल पर जाके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है। तो किसमें सबसे अधिक मात्रा में कैलोरी पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा वसा में पाया जाता है। वसा में सबसे अधिक फैट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। तो हमारे शरीर में अधिकतम भार किस चीज़ का बना होता है, आखिर हमारे शरीर में सबसे अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है जल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो पादप कोशिका में सबसे बाहर में क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, यानी कि सेल वॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो किसको कहते हैं ऊर्जा गृह, जहाँ पर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो जो पत्तियां होती है उनको हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसकी मदद से ही जो पत्तियां होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर पाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमोप्लास्ट वर्ड भी दिया गया है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला शब्द है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, तो यह फल हो गया और फूल हो गया, इसको रंग प्रदान करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो किसको कोशिका का रसोई घर के नाम से जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों, तो क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, जिसमें कि भोजन बनता है। क्योंकि जो रसोई घर में क्या होता है, तो रसोई घर में भोजन बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में भी भोजन बनता है, जो कि पत्तियां बनाती है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ठोस का आकार और आयतन होता है। तो ठोस का जो आकार होता है और आयतन होता है वो कैसा होता है। यहाँ आकार का मतलब क्या हो गया,
मान लीजिए कि हम ठोस को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं तो क्या उसका आकार बदल जाता है? यानी कि मान लीजिए कि ठोस का आकार त्रिकोण था तो वह थोड़ी ना चौकोर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है? तो नहीं होता है। इसके अलावा आयतन में क्या, आयतन का मतलब होता है यानी कि जितना मात्रा में वह जगह घेरता है। तो मान लीजिए कि किसी ठोस को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो जितना जगह पहले घेरता था उतना ही जगह दूसरे स्थान पर भी घेरेगा। तो ऐसे में जो आकार होता है और आयतन होता है वह स्थिर रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि निश्चित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तापमान में वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि धूप जोरों और शोरों से उगा हुआ है, यानी कि धूप तेज उगा हुआ है, तो ऐसे में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वह बहुत ही ज़्यादा तेज होगी, यानी कि जो जल होगा वह वाष्प में जल्दी जल्दी बदलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर सतह क्षेत्र में वृद्धि। सतह क्षेत्र में वृद्धि का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि आप कपड़ा को निचोड़ के सुखाएंगे तो वह धीरे धीरे सूखेगा, वही जो कपड़ा होगा उसको फैला के सुखाइएगा तो यहाँ पर जो कपड़ा होगा वह जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसे में सतह क्षेत्र में अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर जल्दी होती है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर हवा की गति में वृद्धि। और हवा की गति में वृद्धि का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है तो आप कपड़े को कहाँ पर सुखाइएगा? तो घर के अंदर सुखाइएगा और वहाँ पर एसी या फिर पंखा को चालू कर दीजिएगा। खैर कि पंखे को ही चालू कीजिएगा और पंखा की जो हवा चलेगी यानी कि हवा की गति में यहाँ पर तेज़ी आएगी तो यहाँ पर जो कपड़ा होता है वो सूख जाता है। तो हवा की गति में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह तेज़ी से होती है। लेकिन जो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन भी नमी, अगर नमी रहती है तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो जल होता है वह धीरे धीरे वाष्प में बदलता है। जो नमी यहाँ पर प्रभावित करता है वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दूं कि पदार्थ की वैसे तो 3 अवस्थाएं हैं लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा 5 अवस्थाओं की खोज की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन, ये यहाँ पर 5 अवस्थाएं हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जल में गैसों का घुलना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जल में जो गैस घुला रहता है आखिर ऐसा क्यों? तो जल में कौन सा गैस घुला रहता है? तो ऑक्सीजन गैस घुला रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जल जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ऐसे तो यहाँ पर अंडाणु है जो कि मादा में पाया जाता है। अंडाणु है सबसे बड़ी कोशिका, लेकिन यहाँ पर जो अंडाणु है ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बड़ी के जगह पर आपको लंबी कर देना है। तो लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह तंत्रिका तंत्र है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है यकृत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो लार में होता है वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और आपको बता दूं कि जो टाइलिन एंजाइम है वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बदलने में यहाँ पर मदद करती है, तो इसका जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो वह है सेरिब्रम, ऑप्शन सी, जिसको कि प्रम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो किसको हम वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा थ्रियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन ए, थ्रियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आप ट्रिक्स की मदद से इस वीडियो को देखना चाहते हैं आखिर किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको दूसरा चैनल में आपको वीडियो बनाकर दिया हूं, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं।
अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। तो पेड़ में हमेशा क्या रहता है, तो वो जड़ रहता है। क्योंकि मान लीजिए कि एक पौधा को हम रोपते हैं तब उसमें क्या होता है, तो उसमें बीज होता है और बीज क्या करता है, तो बीज सबसे पहले जड़ को यहाँ पर उत्पन्न करता है और तब जाकर पत्ती, फिर कली उत्पन्न होता है, फिर टहनी उत्पन्न होता है। लेकिन जो जड़ होता है वो सबसे पहले उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम है। सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि नीला थोथा किसे कहते हैं। तो नीला थोथा हम किसको कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं और इसको ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है। तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन बी। और विटामिन जो सी होता है वो पानी में घुल जाता है। वही वसा में कौन सा विटामिन घुलता है, तो वसा में कीड़ा, आपको याद रखना है, कीड़ा। तो यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील है। तो यह एक तरीके से ट्रिक्स हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी होने के कारण क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऑप्शन सी, यानी कि रतौंधी होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में आहार यानी कि जो भोजन होता है वह मुख्यतः पचता है। तो कहाँ पर पचता है, तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो है फीमर, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो हमारी हड्डी है और दांत है उसमें कौन सी खनिज पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा उसमें कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो अगर हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब क्या होती है। तो वायुदाब घटता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सुई के पानी पर तैरने का कारण है। आखिर पानी में जो सुई होता है वो क्यों तैरने लगता है, तो इसका जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण तैरने लगता है। क्योंकि जो पानी होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसको कि यहाँ पर पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं, और वही लेयर के कारण जो सुई होता है वह पानी पर तैरने लगता है। इसके अलावा जो मच्छर भी होते हैं वो पानी में तैरने लगते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो वे सुचालक होते हैं। यानी कि जो ऊष्मा और विद्युत के ये सुचालक होते हैं जो अम्ल और क्षार होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वह है त्वचा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।